नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के इस अगले लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट की, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की और 1786 के अधिनियम की। इससे पहले आपने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आशा करता हूँ वो सब आपको अच्छे समझ में आया होगा। और अब बात करते हैं 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट की। तो यहाँ 3 एक्ट की बात होगी आपसे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात होगी, 1781 में आया। पिट्स इंडिया एक्ट की बात होगी, 1784 में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबने इसका नाम भी सुना होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा 1786 के अधिनियम से भी आपसे कुछ बात होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की बात करते हैं। देखिएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जैसे नाम से आपको पता, सेटलमेंट का मतलब क्या है कि किसी चीज़ का सेटलमेंट करना है ना। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। यानी कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आपने पढ़ा, जिसके द्वारा हमने 2 संस्थाएं इंग्लैंड ने बनाई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल और कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स स्वतंत्रधारी मंडल। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने और रिश्वत लेने रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। इसके अलावा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ये सब चेंजेस आपने देखे थे 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में। अगर आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इसे देखें तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया था किस लिए? ताकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कमियों को दूर किया जा सके। इसका सबसे खास काम क्या था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रत्येक एग्जाम से, खासकर लोअर पीसीएस और पीसीएस के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि इस एक्ट के द्वारा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा, जो कलकत्ता की सरकार थी, यानी कि बंगाल की जो सरकार थी, उसको पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों प्रांतों के लिए कानून बनाने की परमिशन दे दी गई। इस एक्ट ने, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने क्या किया, जो कलकत्ता की सरकार थी, जो बंगाल प्रेसिडेंसी की जो सरकार थी यानी कलकत्ता, तो कलकत्ता की सरकार को ये शक्ति दी गई कि वो पूरे बंगाल के लिए, बिहार के लिए और उड़ीसा के लिए, क्योंकि बंगाल और के करीब में ही दोनों हैं, बिहार उड़ीसा दोनों बंगाल से टच होने वाले प्रांत हैं, तो इन तीनों प्रांतों के लिए कानून बनाने की शक्ति भी प्रोवाइड कर दी गई। इस एक्ट ने कह दिया कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का है, वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए छोटे मोटे कानून अपने स्तर पर बना सकता है। अगला पॉइंट क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय आपको पता ही है कि रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 में हम खोल चुके हैं कलकत्ता में। तो सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी। इस एक्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट, जो इससे पहले 1774 में खोला जा चुका है रेगुलेटिंग एक्ट के बिहाफ पर, उसने, इस एक्ट ने क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी कि वह कंपनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। कंपनी के कर्मचारी के विरुद्ध, कंपनी के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट पर यह रोक लगाई कि सुप्रीम कोर्ट कंपनी के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगा अगर कंपनी के कर्मचारी ने वह काम कंपनी के अधिकारी के रूप में किया है। एक अधिकारी है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करता है, अधिकारी है, और उसने उस अधिकारी की हैसियत से कोई काम किया है, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करेगा अगर वह कार्य उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के तौर पर किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा ये चीज़ क्या कही जाती है? न्यायपालिका व कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, कि कार्यपालिका की क्या शक्तियां हैं और न्यायपालिका की क्या शक्तियां हैं, कि कार्यपालिका के क्षेत्र में न्यायपालिका किन किन क्षेत्रों में दखल नहीं देगा। आज भी भारत में ऐसा होता है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, भाई कंपनी का कोई भी अधिकारी है तो कार्यपालिका के अंडर में आया, क्योंकि कंपनी शासन कर रही है। तो कार्यपालिका अर्थात कंपनी के अधिकारी ने अगर कोई कार्य कंपनी के अधिकारी की हैसियत से किया है, ऐसा नहीं है कि उसने अपनी पर्सनल लाइफ में कोई अपराध कर दिया हो तो सज़ा नहीं मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी है और उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई क्राइम कर दिया तो सज़ा मिलेगी, लेकिन उस व्यक्ति ने कंपनी के अधिकारी के पद पर रहते हुए अधिकारी की हैसियत से कोई काम किया है तो उस काम के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय कोई जांच नहीं करेगा। ये किसने कहा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने, ठीक है ना। तो ये क्या था? न्यायपालिका व कार्यपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पीसीएस और आईएएस की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आपका पूरा हुआ। अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की, बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। देखिएगा,
इस समय जब ये एक्ट पारित हुआ उस समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विलियम पिट उनका नाम था, इसलिए पिट्स इंडिया पैक्ट। और ये एक्ट उन्हीं के समय ब्रिटेन की संसद में पारित हुआ, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। इसने एक बहुत महत्वपूर्ण काम क्या किया, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। पिट्स इंडिया एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था कि इसने कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कामों को अलग कर दिया और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया। इससे पहले व्यापारिक और राजनीतिक कार्य एक साथ हैंडल किए जा रहे थे कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा, लेकिन अब क्या कर दिया इस पिट्स इंडिया एक्ट ने कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्य अलग कर दिए, राजनीतिक कार्य अलग कर दिए। अब देखिएगा, व्यापारिक कार्यों के लिए शक्ति किसे दी गई है, निर्देशक मंडल मैंने बताया था आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई थी ना, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, निदेशक मंडल था, इंग्लैंड में जो बनाया था 1773 के एक्ट के द्वारा, उसको व्यापार की शक्तियां दी गई। व्यापार की शक्तियां किसे दी गई, उस निदेशक मंडल को। कौन सा निदेशक मंडल, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा गठित किया गया था, जो हम पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया है, कंपनी के व्यापारिक कार्य अलग कर दिए और राजनीतिक कार्य अलग कर दिए। तो व्यापारिक कार्यों की बागडोर किसे दी गई, निदेशक मंडल को। वो निदेशक मंडल जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा गठित किया गया था, और कंपनी के राजनीतिक कार्यों के लिए नई संस्था बनाई। कंपनी के राजनीतिक कार्यों के लिए नई संस्था बनाई, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो राजनीतिक क्रियाकलापों, यानी कि कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों, जिसमें सैनिक क्रियाकलाप, असैनिक क्रियाकलाप या राजस्व वसूली इत्यादि, टैक्स, राजस्व मतलब टैक्स वसूली के नियंत्रण व पर्यवेक्षण यानी कि कंट्रोल के लिए, और सुपरविजन यानी कि कंपनी के राजनीतिक कार्यों के नियंत्रण के लिए और सुपरविजन के लिए इंग्लैंड में 6 मेंबर का क्या बना दिया, नियंत्रक मंडल। 6 मेंबर्स का क्या बना दिया, नियंत्रक मंडल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कहाँ की गई, इंग्लैंड में की गई। और इसके सदस्य कौन नियुक्त करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट द्वारा की जाती थी। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि पिट्स इंडिया एक्ट प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा पारित कराया गया ब्रिटेन की संसद में, इसलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट है। पहला काम इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया, राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया। व्यापारिक कार्य कौन देखेगा, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो 1773 के एक्ट द्वारा हमने बना लिए थे पहले, याद होगा आपको कि व्यापारिक कार्यों की मॉनिटरिंग, अधीक्षण, हिंदी में कहते हैं अधीक्षण अर्थात मॉनिटरिंग किसे दी गई, निदेशक मंडल को। कौन सा निदेशक मंडल, जो हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा गठित कर दिया गया है। जबकि कंपनी के राजनीतिक कार्यों की कमान के लिए एक नया मंडल बनाया इंग्लैंड में, कै सदस्यीय, 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पूछा जाता है इंपॉर्टेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई, या बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के द्वारा अस्तित्व में आया। तो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो क्या देखेगा, कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलाप, वो कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों का नियंत्रण भी करेगा और मॉनिटरिंग भी करेगा। इसकी स्थापना की गई 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और इस नियंत्रक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था, इंग्लैंड के सम्राट द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी। यह भारत में द्वैध शासन की शुरुआत थी। इंपॉर्टेंट है, द्वैध शासन यानी कि दोहरा शासन, कि व्यापारिक कार्य देख रहा है कोई और दल और राजनीतिक कार्य देख रहा है कोई और दल, तो इसे कहते हैं द्वैध शासन। पूछा गया प्रश्न है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। तो यहाँ आप देखिएगा, ये भारत में द्वैध शासन की शुरुआत थी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अब आपको मैंने 1773 के एक्ट द्वारा एक बात और बताई थी कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 के एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया था कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को अंडर में कर दिया था बंगाल के, और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग, बताया था मैंने आपको। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 मेंबर्स की एक टीम दी गई थी, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद। तो वो कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, अब 3 कर दी गई। यानी कि पहले गवर्नर जनरल को शासन इत्यादि के कार्यों में सहायता करने के लिए जो मेंबर होते थे वो 4 बनाए गए थे स्टार्टिंग में, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट ने उनकी संख्या कितनी कर दी, 3 कर दी। इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, बाद में ये फिर 4 होगी, कब होगी इसकी बात करेंगे। अगला अधिनियम है 1786 का अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में, गवर्नर जनरल कहाँ का, बंगाल का, विशेष परिस्थितियों में
3 सदस्यीय परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। ध्यान रखिएगा, जो गवर्नर जनरल को 3 लोगों की टीम मिली थी, 1773 के एक्ट द्वारा 4 लोगों की टीम थी, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट ने कितनी कर दी, उनकी संख्या 3 कर दी। अगर विशेष परिस्थितियां हैं तो गवर्नर जनरल उस कार्यकारी परिषद के निर्णय को हटा के अपना निर्णय लागू कर सकता है। यह शक्ति दी गई किसको, गवर्नर जनरल को। और गवर्नर जनरल को ही प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई, यानी कि सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर अब किसे बना दिया गया, गवर्नर जनरल को बना दिया गया कि अब सेना भी सीधे सीधे किसके अंडर में होगी, गवर्नर जनरल के अंडर में होगी। तो 1786 के अधिनियम से 2 खास बातें हुई कि पहली, गवर्नर जनरल अपनी जो 3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद है उसके निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू कर सकता था। दूसरा, पूरी की पूरी सेना का सेनापति किसे बना दिया, गवर्नर जनरल को। और ये दोनों अधिकार सबसे पहले किसे प्राप्त हुए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये दोनों अधिकार जब लागू किए गए, गवर्नर जनरल को दिए गए, तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो यूपी के गाजीपुर में है। इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में सिविल सेवा के जनक कहे जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त इन्होंने किया था, है ना। इसके अलावा पुलिस व्यवस्था के जनक कहे जाते हैं। तो कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ जुड़ी हुई हैं। बहरहाल 1786 के अधिनियम के तहत क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई कि विशेष परिस्थितियों में अपनी 3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू कर सकता है। और प्रधान सेनापति की शक्तियां भी किसमें कर दी गई, गवर्नर जनरल में। और ये दोनों अधिकार किसे प्राप्त हुए, सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए। तो देखा आपने, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो आया किसके लिए, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया और राजनीतिक कार्यों के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना कर दी गई, जिसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, इंग्लैंड का सम्राट करेगा। और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद संख्या कितनी कर दी, 3 कर दी गई। बाकी 1786 का अधिनियम आपने देख ही लिया। आशा करता हूँ तीनों अधिनियम आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ये सारे अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और प्रत्येक परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो ज़माना गया जब पॉलिटी से कुछ सर्टेन प्रश्न आ जाया करते थे, तो टीचर भी एक कंफर्ट जोन में रह के कुछ मेन क्वेश्चंस करा दिया करते थे, उससे काम हो जाता था। मान के चलिए, प्रश्न बहुत टेढ़े मेढ़े आते हैं, कहीं से भी आ सकता है। अच्छी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ भी ना छोड़ें, सब कुछ पढ़ के चलें, कुछ भी ना छोड़ें। क्योंकि अगर आप कम करके पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये अपने आप ही अपने साथ ही आप धोखा करेंगे। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में प्रश्न थोड़ा भी हट के आया तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रत्येक एक्ट महत्वपूर्ण है और प्रत्येक लाइन महत्वपूर्ण है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। थैंक यू।